हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 वाले वीडियो में लगभग 4 से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और उससे आगे का जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप भी क्लास 10th का 2025 में मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। और आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, फ्री पीडीएफ मिलता है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये सेकेंड क्लास है हिस्ट्री का आपका, तो इसको जरूर देखिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए यहाँ से आपका आज का जो आपका पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आप लिंक दिया रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ से सारा पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिलेगा आपको। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है ये एग्जाम की दृष्टि से। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था। उदारवादी कहने का मतलब होता है यह घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब ये जनता की बातों को मानने के पक्ष में नहीं रहता था हमेशा, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इन्होंने क्या किया था? 1840 ईस्वी में गीजो नाम के आदमी को क्या किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। ये जो था कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कौन? गीजो, जो प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया, ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ये राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी, ये जो लुई फिलिप था राजा, अमीरों का साथ पसंद करता था। लुई फिलिप भी काम करता था? तो अमीरों का साथ रहना पसंद करता था, यानी गरीबों से कोई मतलब ये नहीं रखता था कि गरीब जनता मर रहा है या जी रहा है या उनको क्या समस्या है, ठीक है। ये सिर्फ अमीरों का साथ रहना पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, यानी कि लुई फिलिप के पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। देश में भूखमरी और बेरोजगारी क्या थी? बिल्कुल चरम पर थी। फलतः सुधारवादी क्षुब्ध रहने लगे और 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के यही सब क्या थे? कारण थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो 1848 के क्रांति के सबसे मुख्य कारण थे भुखमरी की समस्या और बेरोजगारी की समस्या। जो क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ का जो राजा था लुई फिलिप, वह अमीरों का साथ रहना पसंद करता था, गरीबों के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, और कोई भी सुधारात्मक कार्य वहाँ पर जनता के लिए वो नहीं करता था, जिसके कारण से देश में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या चरम पर थी। यही कारण था कि वहाँ पर जो है सो 1848 के फ्रांसीसी जो है सो क्रांति हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली का और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था, उनका क्या महत्व था? तो सबसे पहले हम लोग इटली के बारे में जानते हैं कि इटली के एकीकरण कैसे हुआ, फिर हम लोग जो है सो जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इटली का एकीकरण में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इटली के एकीकरण के समक्ष क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट को के सीमा को लेकर के क्या था? विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। इस सीमा विवाद को लेकर के क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और इटली में क्या हो गया कि युद्ध शुरू हो गया।
युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। यह युद्ध जो शुरू हो गया था ऑस्ट्रिया और इटली के बीच, किसके बीच शुरू हो गया था? ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। तो यह युद्ध 1859 में शुरू हुआ था और 1860 तक चला था। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह परास्त हो गया। इटली के समर्थन में फ्रांस की सेना को क्या किया गया? उतार दिया गया और ऑस्ट्रिया की सेना जो है बुरी तरह से परास्त हुई। फलतः ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमोंट का अधिकार हो जाने के कारण क्या हुआ? अधिकार हो जाने से इटली के बड़े राज्य के रूप में सामने खड़ा हुआ और काबुल मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबुल को सफलता मिल गई और ऑस्ट्रिया को चुप बैठ जाना पड़ा। तो इटली के एकीकरण का यही सब कारण था कि ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में सीमा विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया था और 1859 में आरंभ हुआ और जो कि 1860 तक चला था। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। इटली के समर्थन में फ्रांस ने क्या काम किया कि अपना सेना उतार दिया और जिस कारण से ऑस्ट्रिया की सेना की बुरी तरह परास्त हुई। फलतः ऑस्ट्रिया के एक बड़े से राज्य लोम्बार्डी पर पिडमोंट का अधिकार हो जाने के कारण इटली से बड़े राज्य के रूप में सामने खड़ा हुआ और काबुल मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबुल को सफलता मिल गई, ऑस्ट्रिया को चुप बैठ जाना पड़ा। तो इस प्रकार से यही जो था इटली के एकीकरण की में ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। ठीक है, उसके बाद है कि जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ कि 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर राइन राज संघ का गठन किया। 1806 में क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो जर्मन क्षेत्र को जीत करके राइन राज संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मन वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी, जिस कारण से जर्मनी में क्या हुआ? विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। प्रसा जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। अब क्या हुआ? फिर सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मनी के एकीकरण में वह सफल हो गया तथा बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार एकीकरण में ऑस्ट्रिया की ही मूल में था, यानी कि इस प्रकार से जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की यही सब जो था इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति यानी अच्छा भावना, तो उसको फैलाने में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस तरह सहायक हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मन और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। मतलब संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता को लेकर के क्या हो गया? उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्की तक में ही सिमट कर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का क्या हो गया? जन्म हो गया। ठीक है, और सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, कहता है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा गैरीबाल्डी कौन था? तो गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति का क्या था? समर्थक था। वह इटली की रियासतों का एकीकृत करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह क्या करना चाहता था कि इटली में गणतंत्र का यानी कि स्थापना करना चाहता था
वह मेजनी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। ठीक है, वह मेजनी की बातों को मानता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि काउंट काबूल के प्रभाव में आकर वह संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया और उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन कर लिया। सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर उन्होंने क्या किया, अधिकार जमा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली और वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल के कहने से उसने यह योजना त्याग दी और उसने बहुत कुछ किया किंतु कहीं का शासन बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। किसकी? तो गैरीबाल्डी की। फिर से हम लोग समझते हैं कि गैरीबाल्डी कौन था। तो गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वो इटली के रियासतों के एकीकृत करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वो मेजनी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया और उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली और वह रोम पर क्या किया कि वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल के कहने से उसने यह योजना त्याग दी और उसने बहुत कुछ किया किंतु कुछ का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में क्या हुई, गैरीबाल्डी की प्रशंसा होने लगी। तो यही था गैरीबाल्डी का कार्य। ठीक है, तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, बस आखिरी क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो विलियम एक, जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है, बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व का था। 1848 को पुरानी संसद को फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। वहां यह निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, यानी कि विलियम एक जो था, उनके बगैर जर्मनी का एकीकरण क्या था, असंभव था। तो विलियम एक को मिला करके क्या हुआ, तो विलियम एक था जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता था, बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व का था। यानी ये बिस्मार्क के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उनका बातों को मानता था, उनको ये हेल्प करता था तथा। लेकिन विलियम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया तो देश में एकता और शांति स्थापित करने से वह विलियम को आवश्यक मानने लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के निर्णय को वह भूला नहीं था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के प्रश्न को आज आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर के साथ यानी होगा, या इसका पहला ऑब्जेक्टिव करेंगे कल के क्लास में, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर हम लोग अगला क्लास में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।